ये खाते हिंदुस्तान का है लेकिन काम करते हैं पाकिस्तान के लिए। दिल्ली में जैसे ही ब्लास्ट हुआ वैसे हर कहीं हड़कंप मच गया। पहले सभी को लगा कि हो सकता है कहीं कार तो नहीं फट गई, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब जाकर आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। आतंकी भी नहीं, ये वो डॉक्टर हैं, ये वो गद्दार हैं जो देश में रहते हैं, जिन्होंने कसम खाई कि वो लोगों की जान बचाएंगे, लेकिन गल्फ फंडेड अल-फलाल यूनिवर्सिटी खोलकर ये बैठ गए हैं और अपने ही देश यानी कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए एक एक करके साजिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। अब दरअसल इस पूरे मामले की साजिश की शुरुआत होती कैसे है, तो वो आपको समझना होगा। एक एक तारीख जाननी होगी, कब जाकर किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस को इस बारे में खबर लगी। दरअसल देखिए होता क्या है कि 1 नवंबर को, इसी महीने की बात है, कई दिनों से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनको इनपुट मिल रहे थे कि भारत में रहने वाले कुछ लोग, और ऐसा बताया जा रहा था कि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल यानी कि डॉक्टर्स हैं, सफेद कपड़े रहते हैं, इसीलिए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल बताया जा रहा था। खबर मिली थी कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो अपने ही देश को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान से हाथ मिला रखा है। अब हुआ ऐसा कि उसी बीच कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जैश के कुछ पोस्टर लगे। जब उसकी बात जम्मू कश्मीर पुलिस तक पहुंची, उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया तो एक आदिल और एक मुजम्मिल, दोनों के घर पर छापा मारा गया, इनको पकड़ा गया। इनसे जाके एक एक करके सारी चीजें खुलती चली गई। पुलिस ने जब मुजम्मिल को पकड़ा, डॉक्टर मुजम्मिल, और एक तरफ आदिल को पकड़ा, दोनों से जब पूछताछ की तो पता चला कि मुजम्मिल और आदिल दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और आदिल की गिरफ्तारी हुई थी सहारनपुर से, क्योंकि उसी ने जम्मू कश्मीर में जैश के पोस्टर लगाए थे। अब पकड़े जाने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो पुलिस को लिंक पता लगा। पुलिस को पता लगा कि हमारे ही देश यानी कि हिंदुस्तान में डॉक्टर मॉड्यूल काम कर रहा है। ऐसे डॉक्टर्स जो लोगों को अपनी विंग में शामिल कर रहे हैं, जो वहां के आतंकियों के लिए, पाकिस्तान के आतंकियों के लिए काम कर रहे हैं, और एक एक करके जो लड़के हैं, जो नए नए युवा हैं, वो उनको शामिल करके उनसे आतंकी हमला कराने की साजिश कर रहे हैं। और इसी इनपुट के तहत जो पुलिस है उसने फरीदाबाद में, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है 9 तारीख को दिल्ली आती है, फिर हरियाणा पहुंचती है, यहाँ पर जो लोकल पुलिस है उनसे हेल्प लेती है और फिर जाकर फरीदाबाद में छापेमारी की जाती है। सबसे पहले जो मुजम्मिल शकील है उसके घर पर छापा मारा जाता है, जहां पर उसने किराए का मकान ले रखा है। 360 किलो विस्फोटक मिलता है और एक असोल्ट राइफल मिलती है। इसके बाद एक मौलाना जो फतेहपुर तगा, वहां का एक गाँव पड़ता है, करीब करीब 4 किलोमीटर दूर है उस घर से, तो वहां जब छापेमारी की गई तो 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। अब छापेमारी में इस तरीके से विस्फोटक मिलना और करीब करीब 5 से 6 घंटे बाद लाल किला में एक कार में ब्लास्ट हो जाना, हर तरीके से तार जोड़े गए। और फिर क्या पता लगता है कि देखिए दरअसल ये जो ब्लास्ट हुआ ये आरडीएक्स ब्लास्ट नहीं, ये अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट माना जा रहा है अब तक। और जिस कार में ब्लास्ट हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट मैं आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कि ये गद्दार किस तरीके से भारत में बैठकर भारत को खोखला कर रहे थे। दरअसल जिस कार में ब्लास्ट हुआ है, जो i20 कार, उसमें उसका 2 बार चालान भी कट चुका है। और साथ ही साथ छापेमारी के घबराकर ये जो जितने आतंकी हैं साजिश कर रहे थे, विस्फोटक लेकर भागे और अचानक से ब्लास्ट हुआ। अब देखिए, समझिए आप, हुआ क्या कि जो पहली चीज है उसमें यह पता लग रहा है कि आरडीएक्स ब्लास्ट नहीं किया गया, कोई भी ऐसी चीज वहां से पुलिस को नहीं मिली, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को वहां से नहीं मिली जहां पर ब्लास्ट वाली जगह थी। अभी तक ये माना जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ ये अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है, क्योंकि भारी मात्रा में फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट मिला था। और हो सकता है कि गाड़ी में जब इन लोगों को डर लगा, जब इनको समझ में आया कि पुलिस छापेमारी कर रही है, हर जगह पहुंच सकती है, तो ऐसे में ये अमोनियम नाइट्रेट लेकर भागे। और हो सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ हो। और अमोनियम नाइट्रेट भी एक तरीके से आरडीएक्स जैसा ही विस्फोटक होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आप समझिए कि खदान जो होते हैं उसमें जब ब्लास्ट करना होता है तो उसके लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो अटैक है, यूं समझिए कि जितनी जगह पर असर डालता है वो लगभग 100 मीटर। और आप इस ब्लास्ट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह से गाड़ी फटती है तो उसका असर भी करीब करीब 100 या 150 मीटर के आसपास हुआ। जो आसपास खड़ी गाड़ियां थी उसमें ब्लास्ट हुआ। इसके साथ एक ई रिक्शा थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसमें ब्लास्ट हुआ। और जो सीसीटीवी फुटेज आप जो देख रहे हैं 6:52 के आसपास, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें जैसे ही उस सेकंड पे ब्लास्ट हुआ तो लोग देखिए कैसे हलचल मचा रहे हैं, कैसे पीछे की ओर आ रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज हुई है।
अब ये आपको पता लगा कि ये 100 मीटर एरिया में तबाही मचा सकता है। अब ये जो दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसके कई तरीके के नुकसान भी हुए हैं। सबसे पहले जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जांचने की कोशिश कर रही हैं कि क्या सच में अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है, क्योंकि कोई फ्यूल भी हो सकते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो पुलिस को बताना पड़ेगा, जांच एजेंसी बताएंगी। जब वो जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या ये जो ब्लास्ट है इसके पीछे अमोनियम नाइट्रेट है। अब अगर आप देखेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट या इसके थ्रू जैसे खदानों में ब्लास्ट किया जाता है, माइंस में ब्लास्ट किया जाता है, तो जब वहां पर ब्लास्ट होता है, आग भी लगती है, तो अमोनियम नाइट्रेट में जब आग लगती है तो उसका रंग नारंगी उठता है। और इस ब्लास्ट में भी अगर आप गौर करेंगे, जब हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी यही बताया कि इसका भी जो धुआं है वो नारंगी उठ रहा है, नारंगी कलर का धुआं है, और इसके सैंपल लेने पड़ेंगे तब जाकर क्लियर होगा। लेकिन पहला अनुमान या पहली दृष्टि से जो देखा गया उसके आधार पर जितने भी जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट ही इसकी वजह हो सकता है। अब आप ये समझिए कि अमोनियम नाइट्रेट खरीदना क्या इतना आसान है, किस तरीके से आतंकियों के पास ये विस्फोटक पहुंचा। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं, कुछ रिपोर्ट बताता हूं। दरअसल ये जो अमोनियम नाइट्रेट है किसानों के लिए जरूरी होता है। 2024 में भारत का अगर हम इसकी मार्केट की बात करें तो 822,000 टन का मार्केट था भारत का। 2030 तक अनुमान लगाया कि लगभग 1000 टन तक पहुंच सकता है। और साथ ही साथ जो कृषि मंत्रालय इस पर सब्सिडी देते हैं, 20-30 रुपये प्रति किलो बिकता है, और ज्यादातर ये किसानों के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए जो किसान ऐसे खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल, क्या आज से पहले भी अमोनियम नाइट्रेट के जरिए क्या आतंकी हमले हुए हैं, क्या ऐसे बड़े धमाके किए गए हैं? तो उसका डेटा मैंने निकाला है। दरअसल अगर हम बात करें तो 1995 में अमेरिका के ओमा सिटी में अटैक हुआ था जो अमोनियम नाइट्रेट के थ्रू हुआ था। उसमें बम में 1800 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से धमाके में आधी बिल्डिंग उड़ गई थी और करीब करीब 171 लोग मारे गए थे। इसके अलावा साल 2020 में बेरूत में करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था और वो फटने से भारी तबाही हुई थी और शहर का एक बहुत बड़ा इलाका तबाह हो गया था। करीब करीब 200 लोगों की जानें गई थी। और ये सारी अमोनियम नाइट्रेट की बात थी। और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से वो धुआं उठ रहा है, जैसा ब्लास्ट है कि 100 से 150 मीटर के आसपास में उसने असर डाला है, तो माना जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। अब आप देखिए ये सीसीटीवी 29 अक्टूबर का सीसीटीवी आपको दिखाई दे रहा है। ये वही i20 कार है, गाड़ी का नंबर भी वही है। और इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे, इसका नंबर नोटिस करेंगे, मैं आपको 2 सीसीटीवी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, नंबर पर गौर करिए। ये जो गाड़ी है इसका 2 बार चालान कट चुका है। अब तस्वीर बदलती है और ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको 2 चालान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये जो i20 गाड़ी है हरियाणा नंबर की, इसका 20 सितंबर के आसपास एक चालान कटता है 1500 रुपए का, क्योंकि इसने जो गाड़ी है गलत पार्किंग में खड़ी की थी। इसके अलावा दूसरी बार भी चालान तब कटता है जब ये गाड़ी थी गलत पार्किंग में खड़ी थी, यानी कि दोनों बार गलत पार्किंग में खड़ी की गई, इसीलिए इसका चालान कटा। अब जो मैंने आपको शुरुआत में सीसीटीवी दिखाया 29 अक्टूबर का, ये देखिए पोल्यूशन चेक कराने का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें से कुछ लोग उतरते भी दिखते हैं, ये वही आतंकी है जो इस हमले में शामिल थे। ये गाड़ी की पूरी चीज आपने देख ली। अब जो चीजें मानी जा रही है कि इन आतंकियों ने ऐसा क्यों किया, क्या सच में हमला हुआ है, तो इसके पीछे 2 चीजें मानी जा रही है। सबसे पहला कि जो छापेमारी हो रही थी तो सभी को डर लगा, जो आतंकी थे, जो डॉक्टर से उन्हें डर लगा कि उनका बाकी का सामान भी पकड़ा जाएगा। लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, तो इनको डर लगा कि पुलिस जिस रफ्तार से काम करे, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो सबके सब लगे हुए हैं, तो ऐसे में इनका सामान और भी ज्यादा पकड़ा जा सकता है, या जो साजिश बना रहे वो खुल सकती है। तो ऐसे में हो सकता है ये जो आतंकी हैं ये कार में विस्फोटक रख के भाग रहे हो, क्योंकि कार की स्पीड आप देखेंगे तो बहुत धीरे धीरे चल रही है, और कार में अगर अमोनियम नाइट्रेट या कुछ भी विस्फोटक रखा है तो कोई भी कार की स्पीड तेज नहीं करेगा। आप कहीं पर भी देखिए कार की स्पीड बहुत डिम है। आप जितने भी सीसीटीवी देखेंगे तो माना जा रहा है कि ये अपना सामान लेकर भाग रहे होंगे और इसी दौरान विस्फोट हो गया। दूसरी चीज ये मानी जा रही है कि इन लोगों को अपनी जान का खतरा था। इनको लगा था कि पुलिस के सामने सारे राज खुल सकते हैं, और इन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके लाल किले की जगह को चुना, क्योंकि सोमवार का दिन चुना इन्होंने, उस दिन छुट्टी भी होती है। तो इन्होंने ये दिन क्यों चुना? लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में इन्हें जान का खतरा लगा। इन्हें लगा कि अब तो हमें ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ेगा, और इसीलिए इन्होंने जितनी मात्रा की जरूरत थी विस्फोट करने के लिए उतना एक गाड़ी में रखा और गाड़ी को ब्लास्ट करा दिया। अब एक सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये आपने चैनल्स पर देखी होंगी। ये जो शख्स बैठा दिखाई दे रहा है ये उमर है।
और जब ब्लास्ट होता है तो वहां पर पुलिस को एक ऐसा ही हाथ मिलता है कटा हुआ, क्योंकि आप देखिए उमर का हाथ निकला हुआ है, ये डॉक्टर है, उमर नाम बताया जा रहा है और ये आतंकी ही है। अब यही गाड़ी चलाकर ले जा रहा है, यानी कि विस्फोटक छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसका जो हाथ बाहर निकला हुआ है, जब विस्फोट हुआ तो ये हाथ वहां पर टुकड़े के रूप में पुलिस को मिला, कटा हुआ। पुलिस का अनुमान है कि हो सकता है इस शख्स ने या इस आतंकी ने अपने आप को इस अटैक में, इस ब्लास्ट में उड़ा लिया और इसकी भी मौत हो गई। तो ऐसे में इसकी मां का जो उम्र है, उसकी मां का सैंपल लिया गया, डीएनए सैंपल लिया गया, उसकी जांच की जाएगी, जिससे ये क्लियर हो पाएगा क्या सच में उमर है वो भी इस अटैक में मर गया है या वो अभी भी जिंदा है। ये बाकायदा एक साजिश है, किसी और को प्लांट किया गया है। फिलहाल जो सीसीटीवी देखी गई जिसके जरिए पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, तो इन्फॉर्मेशन यही मिली कि ये जो शख्स है ये एक आतंकी है और पुलवामा से इसके भी तार जुड़े हुए हैं। अब हाल ही की अपडेट अगर मैं आपको बताऊं तो दरअसल आज सुबह से जो पुलिस की टीम है वो अल फला यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी की बात कर रही है। सारे गद्दार भरे पड़े हैं इसमें, एक एक करके जो डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट सामने आ रही है। 4 अभी तक पता लग चुके हैं, हो सकता है और कितने होंगे। अल फला यूनिवर्सिटी में जांच की जा रही है, वहां से पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पर पुलिस को 4 जमाती मिले जिन पर शक हुआ, उनको जब पकड़ा गया तो उनकी व्हाट्सएप चैट डिलीट मिली। इस पर पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ गया और इसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि हो सकता है और भी कुछ चीजें मिले। दरअसल जो जमाती, जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि एक जम्मू कश्मीर का, एक तमिलनाडु का है, एक उड़ीसा का है और एक पलवल का रहने वाला है। और उनका ये मानना है उन सभी का, जब इनसे पुलिस ने पूछा तो पता लग रहा है कि सारी चैट्स डिलीट कर चुके हैं। सीक्रेट चैट्स कौन सी थी वो डरे हुए हैं, पुलिस को कुछ बता नहीं रहे, लेकिन पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करेगी। अब ये जो अल फला यूनिवर्सिटी है, आज सुबह इसमें करीब 1.5 घंटे तक जांच चली। तो पुलिस की कई सारी टीमें वहां पहुंची और वहां पर ये देखा जा रहा है कि क्या वहां पर भी कुछ विस्फोटक रखे हैं, क्या वहां पर भी राइफल, AK-47, AK-56 कुछ मिलती है। और इसी यूनिवर्सिटी है, इसी यूनिवर्सिटी से पुलिस को 4 डॉक्टर्स के नाम मिले। अब कैसे कैसे वो नाम है उसको बताता हूं। सबसे पहले आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं, आखिर में बताऊंगा कि वो गद्दार कौन है, कैसे वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं, मसूद अजहर से जुड़े हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें और कैसे पुलिस को नेक्सस का पता लगा, तो ये जो अल फला यूनिवर्सिटी है ये गल्फ फंडेड है, गल्फ फंड करके बनाई गई थी। 1997 से कॉलेज में इसका जो परिसर वो चलाया जा रहा था। धीरे धीरे इसको चैरिटी मिलती गई, गल्फ से फंड हुआ और 2014 तक आते आते एक ट्रस्ट बन गया। मतलब एक ट्रस्ट द्वारा ये स्थापित हो गया। अब होता क्या है कि जिस तरह से एक मौलाना के घर से मिला, फिर एक डॉक्टर के घर से मिला, उस डॉक्टर की जब जांच की गई तो पता चला कि वो डॉक्टर कोई और नहीं, वो मुजम्मिल पकड़ा गया था। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला तो पता लगा कि वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और एक डॉक्टर है। अब इसके बाद आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई, उसके बारे में पता लगा, वो भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। फिर पता लगता है कि जो यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर हैं, यानी कि प्रोफेसर हैं, लेडी हैं, वो डॉक्टर शाहीन, इनको गिरफ्तार किया। उनके बारे में एक एक चीज पता लगी और पता लगा कि वो मुजम्मिल की कथित गर्लफ्रेंड है और वो भी इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं। अब आप जानिए एक एक करके उन डॉक्टर्स के नाम, उनका काम, आपके होश उड़ जाएंगे किस तरीके से गद्दार हमारे ही देश में बैठे हैं, हमारे देश का खा रहे हैं और आतंकियों के लिए काम कर रहे हैं। अपने ही देश से गद्दारी करके अपने ही देश में सेंधमारी कर रहे हैं। सबसे पहला नाम है डॉक्टर उमर का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पेशे से डॉक्टर था, लेकिन कुछ समय पहले इसने जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया और आतंकी नेटवर्क में काफी ज्यादा सक्रिय हो गया। आखिरी जिस तरीके से इस कार की पूरी डिटेल निकाली गई, पता लगाने की कोशिश की गई कि कार किसकी है, तो पहला नाम आता है सलमान का। सलमान को पुलिस पकड़ती है, उससे पूछताछ होती है तो पता लगता है कि उसने तो गाड़ी इससे पहले पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी। लेकिन अभी तक जो पुलिस के पास इनपुट है उसमें पता लग रहा है कि आखिरी मालिक कार का कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर था और ये माना जा रहा है कि उसी ने विस्फोटक कार में रखे थे और जब उस दिन उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई, पकड़े गए, तब ये गाड़ी से विस्फोटक लेकर निकला और इसी वजह से ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ इसको जो काम दिया गया है वो दिया गया है जैश ए मोहम्मद की तरफ से। इसको काम मिला है कि जितने भी यंग लड़के हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको कैसे भी करके आतंकियों के नेटवर्क में शामिल करो, उनका ब्रेन वॉश करो और उन्हें अपनी गैंग से मिला लो। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर मुजम्मिल की, जिसको बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसी के पास 360 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो मिला। ये पुलवामा का रहने वाला है और अल फला अस्पताल जो फरीदाबाद में है, जिसका नाम ले रहा हूँ, वहां पर एक काम करता था। और इसी के मकान से जो आपको जगह बताई थी फतेहपुर टागा गांव, वहां पर जिसका मकान था वहीं पर अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोटक मिले हैं 350 किलो
और ये जो गाड़ी है जिसका चालान कटा है, जो I-20 गाड़ी है जिसका चालान कटा था, वो इसके घर से करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास ही चालान कटा था। तो इस पर भी पुलिस का शक जा रहा है कि गाड़ी और इन दोनों का आपस में ताल्लुकात है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अब आता है तीसरा नाम, यानी कि डॉक्टर आदिल अहमद। जो आदिल अहमद है वो अनंतनाग का है और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अनंतनाग में काम कर चुका है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया गया। इसी ने पोस्टर लगाए थे जैश ए मोहम्मद के जम्मू कश्मीर में, और इसको काम दिया गया है जितना भी जो एक तरीके से ब्रांडिंग आप समझ लीजिए, आतंकियों को छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में उनकी चीजें फैलाना, उनके दिमाग में घुसना, उनके दिमाग में उन बच्चों को ये समझाना कि जैश कैसे काम कर रहा है, भारत को बर्बाद करना कितना जरूरी है। तो एक तरीके से अपने ही घर में रहकर ये किस तरीके से गद्दारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं एक ऐसी लेडी डॉक्टर की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा शातिर है, डॉक्टर शाहीन शाहिद। फरीदाबाद की रहने वाली डॉक्टर है और इसने अपनी कार में हथियार छिपाए थे। जब पुलिस ने छापेमारी की, इसे गिरफ्तार किया, तो इसकी स्विफ्ट कार से हथियार मिले हैं। ये हथियार सप्लाई करने का काम करती है और साथ ही साथ इस नेटवर्क में या जैश ए मोहम्मद की तरफ से इसे काम मिला है कि ये अपने साथ औरतों को शामिल करे, महिलाएं हैं उनका एक ग्रुप बनाए, उनका ब्रेन वॉश करे और एक एक करके उनको अपने जैश ए मोहम्मद में ग्रुप में शामिल करे। इसके अलावा एक बहुत ही अहम अपडेट ये कि जैश ए मोहम्मद में ये जिस महिला को रिपोर्ट करती है, मतलब जिस महिला ने, जिस लेडी कमांडर ने, जो इसकी चीफ है, वो है सादिया अजहर। सादिया अजहर एक ऐसी महिला है जिसने शाहीन शाहिदा को बरगलाया, उसको अपनी टीम में शामिल किया, उसको आतंकी बनाया, उसको भारत के खिलाफ भड़काया और उसको काम दिया कि अब तुम भारत जाकर एक एक करके जितनी भी महिलाएं हैं उनके दिमाग में उल्टी चीजें भरो भारत के खिलाफ, उनको बरगलाओ, ब्रेन वॉश करो और अपनी विंग में औरतों को शामिल करो। अब ये जो सादिया अजहर है, पाकिस्तान की जैश ए मोहम्मद की जो महिलाओं की लीडर है, ये है कौन? तो ये है मसूद अजहर की बहन, वही मसूद अजहर जिसने कंधार हाईजैक किया था, जिसका नाम कंधार हाईजैक में आया था, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी बहन है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो चीजें पाकिस्तान को रास नहीं आई, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को रास नहीं आई, जैश ए मोहम्मद के परिवार को रास नहीं आई, जो मसूद अजहर है उसकी फैमिली को रास नहीं आई, और एक एक करके आज भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत में वो सेंधमारी कर सकें। ये सारी चीजें नाकाम होती, वो एक भी स्टेप नहीं बढ़ा पाते जो आतंकी हैं, अगर भारत में इस तरीके से गद्दार ना बैठे होते। वो कहते हैं ना कि दूसरे के घर की सफाई करने से पहले आपको अपने घर की सफाई करनी होगी। जिस तरीके से गद्दार एक एक करके डॉक्टर, सोचिए डॉक्टर शपथ लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर कहते हैं कि हम लोगों की सेवा करेंगे, धर्म का काम करेंगे, हम लोगों की जान बचाएंगे, और ये इस तरीके से विस्फोटक जमा कर रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, भारत को ही दहलाने की साजिश कर रहे हैं। कितना शर्मनाक है। और एक एक करके सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा और जितने भी ऐसे गद्दार छुपे बैठे हैं हिंदुस्तान में, उन सबको एक एक करके पकड़ना होगा और सबक सिखाना होगा उन आतंकियों को। अगर भारत से भिड़ोगे तो अंजाम बुरा होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे पर? असली जो डॉक्टर्स हैं वही देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।